नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और मैं बलवंत साहब आपका स्वागत करता हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल की थ्योरी। हमने पढ़ स्टार्ट कर रखी है, इसकी सीरीज चल रही है, आपको पता भी होगा। पूरी पूरी थ्योरी करवाई जाएगी। ठीक है, उससे पहले आपको एक बात बता देता हूँ भी, आप है ना छोटी छोटी बातें कमेंट के अंदर लिख दिया करें। नाइस वाइस कुछ भी लिखें यार, कुछ बढ़ा दिया करें। कुछ अच्छी चीज़ें लगी, अच्छे लगा, समझने में मज़ा आया तो लिख दो। या आपको किस प्रकार का फीडबैक है, वो सारी बातें आप कमेंट में लिखोगे। कुछ नहीं लगता। लाइक वीडियो को करना ना भूले। वीडियो ज़्यादा लोगों द्वारा देखी जाती है लेकिन लाइक कम आते हैं। उसका कारण क्या है, मेरे को आप बताओ यार। ठीक है ना, कारण क्या है? हमें आपको इतना बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, लाइक से ये पता नहीं चलता आपने लाइक की है। ठीक है, वीडियो सारे देखते हैं, मुझे पता है, जितने भी हैं पूरी देखते हैं क्योंकि वॉच टाइम बहुत बढ़िया आ रहा है। ठीक है, पूरी पूरी वीडियो देखी जाती है तो आपके द्वारा देखी जाती है, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आपको हम देते हैं कंटेंट और आपके उसके बदले में हमें एक कमेंट चाहिए, एक लाइक, और एक बंदे को शेयर कर दो कम से कम, जो इलेक्ट्रिकल की थोड़ी नए बंदे को डेली, है ना। जैसे आपने पीछे पढ़ा होगा, आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके लिए, विद्युत धारा का प्रभाव आपने पढ़ा होगा। जिसमें से एक आप प्रभाव पढ़ा होगा रासायनिक प्रभाव। उसमें प्रभाव रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। ये प्रभाव जो है, इसके बारे में आपने पढ़ा जरूर है लेकिन आपको याद नहीं हुआ होगा, लेकिन आज याद हो जाएगा भी। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, विद्युत अपघटन क्या है, विद्युत अपघटन क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है। बिल्कुल एकदम स्टिक तरीके से कैसे याद करें इसको, है ना। एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, सारी चीजें याद हो जाएगी आपको। वोल्टामीटर क्या है बताइए, आयन क्या है, धन आयन क्या है, कैटायन क्या है, एनायन क्या है, सब कुछ याद करवाएंगे आपको आज इस वीडियो के अंदर। रासायनिक प्रभाव के अंदर आप पढ़ना शुरू करो क्योंकि इसी के चक्कर में, रासायनिक प्रभाव के चलते चलते जब ये प्रभाव खत्म होगा उस समय हमारा सेल भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी प्राइमरी सेकेंडरी जो भी है, विद्युत के रासायनिक प्रभाव। यानी जब, लिख लो, एक बार लिखने का काम कंप्लीट करें क्योंकि अपने स्टूडेंट जानते हैं, पहले हम लिखाते हैं फिर समझाते हैं। जब किसी अम्ल तथा अकार्बनिक विलयन से, सॉल्यूशन से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो वह अलग अलग अवयवों अवयवों में विभक्त हो जाता है। ये तो हो गई किताबी बातें। तो इस क्रिया को विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इस क्रिया को विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ये तो हो गई किताबी बातें। ठीक है ना। यानी जब भी कोई कोई पदार्थ है, क्या पदार्थ है जी, अम्लीय है कोई, एसिडिक, ठीक है, या अकार्बनिक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आपके पास है, उस पदार्थ से या अव्यय, जो उस पदार्थ से आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी यानी आप करंट का प्रवाह करते हैं। मान लो मेरे पास कोई द्रव है, अमल है, या अपने मेरे पास क्या है, या तो अमल है या अकार्बनिक कोई भी पदार्थ है। जैसे एक सॉलिड क्षार लोगे आप, सॉलिड जो आपका बहुत ज्यादा सॉलिड है, मतलब यार ये कहोगे, ठीक है ना। बेस लोगे आप, बहुत ज्यादा मतलब जो हाईली, अरे मैं क्या बोलूंगा उसको, बहुत ज्यादा अम्लीय जो है, ठीक है, हाईली एसिडिक है, जो हाईली मतलब क्या है, बेसिक है, उसको लोगे तो वो क्या होता है, क्या होता है वो, इलेक्ट्रोलाइट होता है। वो पढ़ेंगे आगे लिए, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो उसके अंदर से जैसे ही आप क्या करते हो, विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हो, उसके अंदर से विद्युत धारा का जैसे ही प्रवाह करवाते हो, जैसे H2SO4 है मान लो, H2SO4, तो H2SO4 क्या हो जाता है, मतलब जो क्या हाइड्रोजन
हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, उसका सल्फेट अलग हो जाता है। तो इस क्रिया से यानी विद्युत धारा का प्रवाह करने से क्या होगा, कोई पदार्थ है, अम्ल है, कोई H2SO4 है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड है, वो अपने अपने अवयव के अंदर टूट जाता है, यानी सल्फेट अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, यानी विद्युत धारा के द्वारा क्या किया गया, उनको अलग किया गया। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, उसका रासायनिक प्रभाव। धीरे धीरे सब समझ में आएगा आपको, टेंशन मत लियो आप। ठीक है। और इस प्रभाव से हमें क्या देखने को मिलता है, इस प्रभाव से बहुत कुछ है, जैसे ये सेल में होता है जी। ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग सुना होगा आपने, इलेक्ट्रो, ये पढ़ेंगे आप सारी चीजें, प्लेटिंग किस प्रकार से होती है। ठीक है। धातु का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, धातु का शुद्धिकरण, एग्जैक्शन ऑफ मेटल यानी धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण पढ़ेंगे आप। धातु का निष्कर्षण हो गया आपका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया आपका, धातु शोधन हो गया। ठीक है। हाँ, एक इलेक्ट्रो टाइपिंग भी पढ़ाएंगे आपको यार, आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है इलेक्ट्रो टाइपिंग। क्या पर मुद्रण किस प्रकार से होता है, उसको बोलते हैं ना मुद्रण, मुद्रण। ठीक है ना। तो किस प्रकार से होता है प्लेटिंग, किस प्रकार धातु का शुद्धिकरण यानी धातुओं को निकाला कैसे जा सकता है इस प्रभाव से। ठीक है ना। प्लेट किस प्रकार चढ़ाई जा सकती है, जैसे आपने तांबे के ऊपर टिन की परत चढ़ानी है, आपको लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ानी है, तो किस प्रकार से ये प्लेट रासायनिक प्रभाव के द्वारा चढ़ाई जा सकती है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी। जैसे मैंने ये बना दिया कोई बर्तन, क्या बना दिया मैंने, कोई बर्तन बना दिया जैसे। ठीक है। ये बना दिया मैंने कोई बर्तन। ठीक है, ये बर्तन बन गया। बर्तन के अंदर मैंने रखा कुछ, बर्तन के अंदर मैंने डाल दिया कोई द्रव, ये द्रव डाल दिया मान लो, ये द्रव। ठीक है। तो एक बात तो आपने क्या रखा था, बर्तन, दूसरा द्रव डाल दिया, और दो ऐसे डाल दिए हमने छड़े, क्या डाल दी, रोड डाल दी। ठीक है, ये रोड डाल दी, दो चीजें डाल दीजिए। ठीक है। और क्या डालना है, यही चीजें तो पढ़नी होती है, और क्या पढ़ना है यहाँ पे, ये है आपका द्रव। तो इसको बोलते हैं वोल्टामीटर, ये क्या है, वोल्टामीटर। ये क्या है, बर्तन को वोल्टामीटर बोलते हैं। ठीक है, बर्तन है ये, किसका है ये बताएंगे। ये पॉजिटिव बना लो आपने, यानी इसके अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव लिख देना आप, कौन सा आवेश है इस पे, पॉजिटिव, यानी इसके अंदर कौन सा है, नेगेटिव 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 लिख देना। ठीक है ना। तो ये नेगेटिव। ये क्या है, तो ये इलेक्ट्रोड है, क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट को पढ़ना है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस किस प्रकार से होती है वो पढ़ना है। ठीक है ना। और इसके अंदर ये छोटे छोटे अणु घूम रहे होंगे, जैसे H2SO4 के घूमते हैं ना, SO4, तो इसके अंदर क्या घूम रहे होंगे, आपके आयन घूम रहे होंगे, तो वो आयन भी पढ़ेंगे हम, आयनीकरण क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या, आयन क्या है। तो ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, इसके अंदर क्या पढ़नी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइट पढ़ना है, वोल्टामीटर, इलेक्ट्रोड, ये चीजें पढ़ने के बाद ये रासायनिक प्रभाव, विद्युत प्लेटिंग वगैरह आपको समझ में आएगी, सेल आपको समझ में आएगा। इनका आपको पता नहीं है तो ये आपको टर्म बार बार दुखी करेगी। ठीक है ना। ये टर्म आपको बार बार दुखी करेगी। तो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वोल्टामीटर क्या होता है। ठीक है ना। छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे धीरे धीरे, और हाई लेवल तक चले जाएंगे। ठीक है। वोल्टामीटर क्या है। ठीक है। तो आप लिख लो धीरे से, छोटी सी बात लिख लो, जिसमें जिसमें इलेक्ट्रो लाइट या से, या सीधा सिंपल से सिंपल लिखो इसको यार, इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया की जाती है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, यानी जिस बर्तन के अंदर जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत, वैद्युतिक
अपघटे, अपघटन की प्रक्रिया होती है कि क्रिया संपन्न होती है। लिखने का काम करो आप, बस समझाने का काम मेरा है, ठीक है ना। यानी वोल्टामीटर क्या है, ये कोई ना कोई यानी चीनी मिट्टी या कांच का बना बर्तन होता है, चीनी मिट्टी या कांच का बना बर्तन है, कुछ नहीं है, बर्तन है। ये बातें हो गई। यानी ऐसा बर्तन यार, जैसे ये बर्तन है, मान लो ये बर्तन लिया मैंने, कोई भी बर्तन लिया, इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट डाला मैंने, ठीक है ना, और इसके अंदर क्या करवा दिया, विद्युत धारा का प्रवाह करवा दिया। विद्युत धारा का जहां प्रवाह होगा, यानी ये बर्तन वाला क्या है, तो इस बर्तन को ही सिर्फ कहा गया है वोल्टामीटर। वोल्टामीटर क्या होता है, आपसे टर्म पूछ ली जाए कहीं पे, तो बर्तन को क्या कहते हैं, तो वोल्टामीटर कहते हैं। जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है या विद्युत अपघटन करवाया जाता है, उस बर्तन को क्या कहा जाता है, तो वोल्टामीटर कहा जाता है, बस, ठीक है ना, है कुछ नहीं। क्लियर है। इससे आगे पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रो लाइट, विद्युत अपघटे क्या है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट यानी जिसमें लाइट है ना, ये भी हो जाएगा। देखो, कोई भी आपने बर्तन लिया, ले लिया जी, यानी उसके अंदर आपने क्या डाला, आपने वो चीज डाली, द्रव डाला कोई, ठीक है ना। वो द्रव या तो क्या है, या आपने रोड डाल दी उसमें, ये रोड डाल दिया आपने, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, देखो, वह विलय, वह सॉल्यूशन जिसमें धारा का प्रवाह धारा की प्रवाह करवाने से संरचना बदल लेता है। धारा करवाने से जो संरचना बदल लेता है, ये लिख लेना, ठीक है ना। यानी आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो, यानी ऐसा पदार्थ जिनसे, ऐसा धारा का प्रवाह करवाने से अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है क्या, ये द्रव है, क्या ये द्रव है, ठीक है ना। इस बात को ऐसे लिखो आप, द्रव है, कौन सा द्रव है, तो ये द्रव होता है, क्या होता है, द्रव होता है, मान लो पेस्ट में भी पाया जाता है, तो इस बात को ऐसे लिखने से ठीक नहीं है ना। ये क्या है, या तो अम्लीय पदार्थ है तथा अकार्बनिक पदार्थ हो सकता है, अकार्बनिक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है ना। इस बात को समझे कैसे जी, ये पदार्थ है जिसे क्या करवाई जाती है, धारा का प्रवाह किया जाता है, आयनों में विभक्त हो जाता है। क्लियर बात। इलेक्ट्रोलाइट है क्या, तो इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपके घर में बैटरी होती है, आपने देखा बैटरी, बैटरी के अंदर आपने तेजाब डाला, क्या डाला है, तेजाब डाला है, तेजाब पानी डालते हो, तेजाब डालते हो, यानी धीरे धीरे बूंद बूंद करके तेजाब डाले, तेजाब के अंदर बूंद बूंद करके पानी डाले, वो चीजें आगे पढ़ेंगे अपन। जो बैटरी है, घर के अंदर आपकी बैटरी है, उसके अंदर आपने तेजाब डाला है कभी, उसके अंदर तेजाब होता है, आपने देखा भी है, उसके अंदर होता है बहुत ही खतरनाक अम्लों का राजा H2SO4, यानी आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत तेज एसिड होता है, बहुत खतरनाक तेज तेजाब होता है, आपकी चमड़ी को जला देता है, कपड़े जला देगा, इसलिए उसके अंदर कुछ पानी डाला जाता है, आपने देखा भी होगा, उसका अनुपात भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो वो
अमल ही तो क्या है, वो अमल ही को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उस अमल को? बैटरी के अंदर जो तेजाब होता है वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। यानी इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जैसे ही तेजाब से विद्युत धारा को गुजारते हैं अपन ना, तो वो क्या हो जाता है, H2SO4, H अलग हो जाता है, SO4 जो अलग हो जाता है, यानी सल्फेट अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है। तो ऐसा ऐसा ही पदार्थ है, ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर क्या धारा का विद्युत प्रवाह, ऐसा पदार्थ जिससे धारा का प्रवाह करवाया जाए और वो अपने अपने आयनों के अंदर या अपने अपने अवयवों के अंदर विभक्त हो जाए यानी विभाजित हो जाए, उस पदार्थ को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जो विद्युत ऊर्जा को स्टोर करके रख सकता है या विद्युत ऊर्जा का संग्रह करके रख सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, H2SO4 ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। SO4 हाइड्रोजन, कॉपर सल्फेट CuSO4 ये क्या है, ये भी एक क्या है आपका NaCl, ये भी क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है जिसको क्या है बिजली। तो ये क्या है, मतलब ढंग के ले लो आप, तो कार्बन क्षार और अम्ल कोई भी लो आप पे, ठीक है ना, तो वो क्या है सारे, ये इलेक्ट्रोलाइट है। यानी सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है। नहीं, तेजाब अम्ल हो सकता है, अकार्बनिक पदार्थ भी हो सकता है, जिससे धारा का प्रवाह आसानी से हो सके और वो अपने अवयवों के अंदर विभक्त हो जाए, ऐसे पदार्थ को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। समझ में आ गई बात क्या? ठीक है, एक बात और लिख लेना, इनको पानी में घोलने से क्या हो जाते हैं, ये आयनीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये आयनीकृत हो जाते हैं। ठीक है ना, अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। इनको अगर जल में घोलें, ऐसे पदार्थ जिनको जल में, इसको साफ कर देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। बोर्ड भरने में मेरे को बड़ा मजा आता है भैया, जैसे आपको नौकरी लगने में मजा आएगा। बोर्ड भरने में इतना मजा आए कि जिसको जल में घोलने पर आयनीकृत हो जाता है। अब ये शब्द आपको भारी लग रहे हैं ना, आयनीकृत हो जाता है, तो इनको समझना पड़ेगा भैया, तभी तो ये सारी थ्योरी आ पाएगी आपको। ठीक है ना, दो लेक्चर तो आपके दो चैप्टर तो खत्म हो गए आपके, तो कुछ नहीं है, बस धीरे धीरे समझते जाओ आप। अगला आ गया आपका, ठीक है। तो जैसे ही हमने डाला बर्तन, जैसे ही बनाया हमने बर्तन, सारी चीज़ें साथ साथ पढ़ते जाएंगे, क्योंकि डायग्राम आपको बहुत ही सहारा देते हैं, कतई सहारा देंगे भाई साहब। डायग्राम के बिना कुछ नहीं है, डायग्राम के बिना ज़िंदगी अधूरी है आपकी। मेरे से जैसा बनेगा मैं कोशिश करूँगा वैसा ही बनाऊँ, आपसे जैसा बने आप बना सकते हैं। तो एक बात तो समझ में आ गई, कोई ऐसा पदार्थ जो क्या हो जाए, अपने आयनों में विभक्त हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे जी हम क्या कहते हैं? आप तो वो बोलो जी, सुंदर लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर जी? बोलो आई लव यू कहते हैं। तो आप तो वैसे स्टूडेंट हो, आपको सिखाना आसान नहीं है ना, इस पे पॉजिटिव है। ये चीज़ें ऐसे ऐसे बनाते जाओगे ना, धीरे 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 अपने आप ऐसे महान योद्धा बन जाओगे। ये पॉजिटिव की ओर जाएगा और ये किसकी जाएगा, नेगेटिव की ओर। ठीक है ना, ये देखो, तो हमने वोल्टामीटर की बात कर ली जी, कर ली। दूसरे किसकी बात करें जी, इलेक्ट्रोलाइट की बात हो गई जी, इलेक्ट्रोलाइट की बात हो गई जी। ये अम्ल होता है या कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होता है, और एग्जाम्पल भी दे लिया हमने, H2SO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है ना, अब ये क्या है जी, ये तो ये है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्यों कहा गया जी, कारण होगा कुछ ना कुछ, ऐसे थोड़ी कह दिया। जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करवाने वाली रोड, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करवाने वाली रोड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है ना, आप रेगुलर लेक्चर देखते हो तो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कुछ 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 ऐसे जाते हैं ना इलेक्ट्रॉन यहाँ से। ठीक है ना, इसमें आते हैं, घुसते हैं इलेक्ट्रॉन, घुच, फिर आते हैं घुच 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 घुच, ऐसे घिसते रहते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, यानी ऐसी रोड, ऐसी छड़
जिससे धातु की ऐसी छड़ जिससे धारा का प्रवाह होता है, जिससे धारा अंदर घुसती है या बाहर जाती है, जिससे इलेक्ट्रोड ऐसी छड़ जिससे धारा का प्रवाह होता है या धारा प्रवेश करती है, ऐसी छड़ें जो शायद धारा प्रवेश करती है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, और या धारा बाहर निकलती है, धारा बाहर निकलती है, मुक्त होती है। तो ऐसी छड़ को क्या कहा जाता है जी? ऐसी छड़, इसके अंदर दो छड़ डाली हमने, छड़ छड़ छड़, ये क्या है? ये भी छड़ है, ये भी छड़ है, यानी दोनों को इकट्ठा क्या बोल दिया? ये भी तो इलेक्ट्रोड ही है। क्या इलेक्ट्रोड? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन हमने कहा भी ऐसी छड़ जिसके अंदर इलेक्ट्रोड का रोड यानी इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करवाने वाली रोड इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी ये किसकी छड़ है जी? धातु की छड़ है, याद रखना। किसकी छड़ है? धातु, ठीक है ना। धातु की छड़ होती है, किसकी होती है? धात्विक छड़। ऐसी धात्विक छड़ जिससे धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, ऐसी छड़ को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाली जाती है, ठीक है ना। क्या डाली जाती है? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाती है। या तो धारा इससे प्रवेश करती है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, या धारा इससे बाहर निकलती है, दोनों का अलग अलग हो जाएगा। यानी जिससे धारा प्रवेश करती है उसको क्या कहा जाता है? तो ये कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की। जिससे धारा प्रवेश करती है वो नेगेटिव होता है, आपका क्या होता है? नेगेटिव। और जिससे धारा बाहर निकलती है वो पॉजिटिव होता है। यानी नेगेटिव को क्या कहा जाता है जी? नेगेटिव को आपने बताया था कैथोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैथोड कहा जाता है। पॉजिटिव को क्या कहा जाता है? एनोड। याद करो, एम्बुलेंस पे क्या लिखा होता है? ए से एम्बुलेंस, एम्बुलेंस पे प्लस का निशान होता है, प्लस वाला क्या है? एनोड है। प्लस वाला क्या है? एनोड है। प्लस वाला क्या है? एनोड है, ठीक है ना। और नेगेटिव वाला क्या है? कैथोड है, धारा का प्रवेश करती है। जैसे इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के हुए फिर? आप कह दिया ना सर, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो आपने क्या कहा? एक तो कैथोड होता है। क्या होता है? कैथोड। और एक क्या होता है? एनोड होता है जी। एक है एनोड होता है, ठीक है। कैथोड में यानी कौन सा है? जहां से पॉजिटिव आवेश बाहर, अरे, जहां नेगेटिव आवेश वाली छड़ को क्या बोलते हैं? जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? जिसपे नेगेटिव है, जिसपे नेगेटिव है उसको कैथोड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। और जिसपे पॉजिटिव है उसको एनोड कहते हैं। यानी एम्बुलेंस से याद करो, एम्बुलेंस, ठीक है ना, नेगेटिव। और जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होती है? एनोड होती है। यानी कैथोड से क्या होता है जी? धारा प्रवेश करती है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, जिस इलेक्ट्रोड से धारा प्रवेश करती है उसको क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे जी उसको कैथोड कहा जाता है। बताऊंगा, वहां से धारा प्रवेश करवाएंगे, ठीक है ना। और धारा बाहर निकलती है, धारा बाहर निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। और ये कब की बात है? ये दोनों चीजें जो लिखी है ये किस समय की बात है? जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो, बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो, डिस्चार्जिंग के समय की बात है। यानी आप जब करंट बैटरी से ले रहे हो, बैटरी को करंट दे रहे नहीं हो, बैटरी से ले रहे हो, ठीक है ना। तो ये बात देख लो कैसे धारा कहाँ से निकलती है, मैंने पीछे बताया होगा। यहाँ पर क्या होगा? आयन बनेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे यहाँ पर, टेंशन मत लो। जैसे ही यहाँ करेंगे कुछ 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 कुछ, और यहाँ पर क्या होगा? हाँ, ये रेजिस्टेंस लगा। इसने क्या दिया? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, धारा इधर से निकली। धारा कहाँ से निकली? इधर से निकली। धारा कहाँ से निकली? इधर से निकली, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन सामने आएगा, पता भी आपको ना, इलेक्ट्रॉन मेल है, धारा फीमेल है, तो कौन आएगा? ऐसे ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रास्ते में आप खड़े हो जाते हो ना, तो धारा जैसे ही जाएगी इधर, इलेक्ट्रॉन सामने से गेड़ी मारता हुआ आएगा, है ना। क्लियर है क्या? तो आर यहाँ है। जैसे ही बेचारा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, कचर 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 करता हुआ अपना क्या है? एनर्जी वेस्ट कर देगा। हम ढीला होके आएगा, टाना ना 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 ना, इधर जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा।
करंट किधर जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर प्रवेश कर रहा है, यानी बाहर कहाँ से निकल रहा है, पॉजिटिव वाले से। करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, प्रवेश किधर से कर रहा है, इधर से। तो प्रवेश करने वाला, जहाँ से प्रवेश करते हैं उस द्वार को, इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। और जहाँ धारा निकलती है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पॉजिटिव कहते हैं। यस, पॉजिटिव का मतलब एनोड कैथोड। समझ में आ गया होगा, हो गया क्या, नहीं हुआ तो आगे कर लेंगे भैया। तो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। चार्जिंग डिस्चार्जिंग के समय थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, लेकिन एक बार इसको याद मत करना आप, बताता नहीं मैं, लेकिन आप मेरे इतने प्यारे स्टूडेंट हो तो मैं आपको कंफ्यूज कर ही देता हूँ। डिस्चार्जिंग के समय थोड़ा उल्टा हो जाता है, लेकिन आप इतना याद करना एक बार, डिस्चार्जिंग के समय पॉजिटिव जो होता है और नेगेटिव होता है उसको, इसको कैथोड कहा जाता है, लिख लेना आप। लेकिन ये बैटरी समझेंगे तब समझा दूंगा। इसको क्या कहा जाता है, एनोड कहा जाता है। उल्टा हो जाता है ये, ठीक है ना, जब करंट आप दे रहे हो बैटरी को तब की बात है ये, ठीक है ना। बस उतना लिख लेना, आप समझना, ये याद ये करना है, पूछा भी ये जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है वहां से, बाकी पूछा यही जाएगा। धारा प्रवेश करती है, धारा बाहर निकलती है, धारा ये वो, बाकी कंसेप्ट ये है, याद करने का वो है, कंसेप्ट ये है। मतलब किसके हिसाब से कैथोड एनोड कहा जाता है, तो धारा के हिसाब से। आप पूछो ना, धारा के हिसाब से, धारा प्रवेश करने के आधार पे, धारा जिसमें प्रवेश करेगी वो कैथोड होगा, जिससे निकलेगी वो एनोड होगा। तो दो प्रकार के हो सकते हैं ये, ठीक है ना, और दो ही होते हैं। हो जाएगा। धातु की ऐसी छड़ जिसमें क्या है, धारा जिससे प्रवेश करती है या जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाली जाती है, उस धारा, उस छड़ को हम क्या कहते हैं, उस छड़ को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। अब पढ़ लो, अब आएगी आपकी बारी। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब तोड़ना, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। ठीक है, क्या है विद्युत अपघटन, जैसे ही विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है, विद्युत प्रभाव दूसरा नाम है इसका, मान लो इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, जब विलयन, इसको इलेक्ट्रोलाइट कह दो आप, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट से या विद्युत अपघटन घटे से धारा का प्रवाह होता है तो वह आयन में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इस क्रिया को, इस क्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, यानी जब भी आप इससे क्या गुजारोगे, फिर डायग्राम सहारा लेना पड़ेगा, और डायग्राम सहारा आपको देगा। बिना डायग्राम क्या होगा जी, कुछ भी नहीं होगा, बिना डायग्राम कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यानी आपने कोई इससे जोड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ लिया, बहुत अच्छी बात है, जोड़ने में माहिर हो आप, है ना। ठीक है, इसके अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला। अब मैं इलेक्ट्रोलाइट डाल देता हूँ इसके अंदर। बनाना तो इसको मोटा चाहिए था, बहुत मोटा चित्र चाहिए था हमको। जैसे मैंने इसके अंदर, मेरे पास क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कौन सा है, H2SO4 प्लस जल होता है इसके अंदर, ठीक है ना। H2SO4 प्लस क्या है इसके अंदर, जल है। ठीक है, अनुपात मैंने पीछे भी बताया था, बस इतना याद रखो एक बार आप। यानी मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, एक अम्ल है, ठीक है, मैंने रख दिया। जैसे ही मैंने इसके अंदर देखा, भी इसके अंदर एक सिरा पॉजिटिव है, एक सिरा नेगेटिव, एक सिरा क्या है, नेगेटिव है। जिस पे ऋण आवेश इकट्ठा होता है, जिस पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता है वो क्या है, नेगेटिव है। और जिस पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता है, यानी धन आवेश इकट्ठा होता है, वो पॉजिटिव है। तो क्या होगा बताओ, जैसे इसके अंदर धारा का प्रवाह करवाया, धारा बहनी शुरू हुई,
ठीक है ना, धारा बहनी ऐसे ऐसे आएगी। तो ये जो है H2SO4 क्या हो जाएगा, H2SO4 क्या हो जाएगा, ये आयन के अंदर टूट जाता है, यानी किसके अंदर टूट जाएगा, H, किसमें, 2H प्लस, प्लस आयन में, प्लस SO4 टू माइनस में टूट जाएगा, किसमें टूट जाएगा, माइनस में। यानी ये है, ये है, दोनों क्या टूट गए, अलग अलग टूट गए। अब प्लस वाला किधर भागने की कोशिश करेगा, प्लस वाला तो इधर प्लस भागेगा, माइनस का है आयन वो किधर भागेगा, इधर भागेगा। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे की तरफ भागे हैं, क्योंकि नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से प्यार करता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से, यानी आकर्षण किनके बीच में होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। यानी इसके अंदर आयन जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ भागेगा, और नेगेटिव है वो क्या भागेगा, पॉजिटिव की ओर। यानी जो SO4, अरे 3, SO4 जो है वो किधर भागेगा, नेगेटिव का है देखो, तो ये इधर भागेगा। H, ये जो आयन है वो किधर भागेंगे, ये भागेंगे इधर, पॉजिटिव है, दिखाई दे रहा है क्या, इधर भागेंगे, मान लो इधर इधर भागने की कोशिश, भागेंगे तभी तो होगा, आयन के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो ये कुछ करेंगे, जिसकी वजह से लाइट ऊर्जा बनती रहेगी, जब तक भागते रहेंगे, जब तक बनती रहेगी, जिस दिन भागना बंद कर दिया उस दिन लाइट खत्म, सेल खत्म, सेल खत्म। ठीक है ना, तो वही तो सिस्टम है इसके अंदर देखो। यानी हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाते हैं, धारा की प्रवाह होता है तो अपने विभक्त हो जाते हैं, मैंने बताया भी H2SO4 क्या इलेक्ट्रोलाइट है, और जब इनके अंदर धारा का प्रवाह करवाया तो 2H प्लस आयन में टूट गया, प्लस ये किस में टूटा, सल्फेट 2 माइनस आयन में टूट गया। यानी इसके अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन फालतू ग्रहण कर लिए, इसने इलेक्ट्रॉन अपने त्याग दिए। ठीक है ना, यही तो है। तो ये हो गया बस। अब देखो इसको समझना आसान, धीरे धीरे समझना। देखो पहले, इससे पहले दो बातें और समझा देता हूं मैं। आयन क्या होते हैं, ये बार बार शब्द आएगा, ठीक है ना। आयन क्या होते हैं, जिसके ऊपर कोई तत्व ऐसा जिसके ऊपर क्या चार्ज पाया जाता है, जिसके ऊपर क्या पाया जाता है, चार्ज पाया जाता है। ठीक है ना, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव आयन। पॉजिटिव को कैटायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। ठीक है ना, कैटायन या धनायन। और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, नेगेटिव को बोलते हैं एनायन, यानी ऋण आयन। ठीक है, यानी जिस पे चार्ज ऐसे लिखा मिले ना पॉजिटिव ऊपर, तो वो तो क्या है, धनायन है। जैसे इसके अंदर हाइड्रोजन के अपन ने ऊपर लिखा देखे, ये क्या है, धनायन है। और इसके अंदर नेगेटिव का साइन मिले जिसके अंदर ऊपर, जैसे हमने SO4 का दो ऊपर माइनस लगा दिया ऐसे, तो ये कौन सा है, ऋण आयन है, ये धनायन, ये ऋण आयन। ठीक है ना, ये धनायन है और ये क्या है, ऋण आयन है। ठीक है, ये कैटायन है, ये एनायन है। तो इस प्रकार से इसको आयन होते हैं। तो ये अपने आयनों के अंदर विभक्त हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में, तब तो यानी धन आयन और ऋण आयन में विभक्त हुए तभी तो एक दूसरे की तरफ ये भागेंगे। ठीक है ना, तभी तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। आपने कभी सुना होगा, दो द्रव होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है आयन या इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है, आवेश का प्रवाह आयन या इलेक्ट्रॉन, तो ये आयन वो आयन है। ठीक है ना, अब एक दूसरे के पास जाएंगे, ये इधर जाएगा एक इधर जाएगा, आओ आओ, यही तो समझेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। अब इससे समझते हैं, जैसे मैंने एक क्रिया बताई आपको H2SO4, इससे मैंने धारा गुजारी तो ये बदल गया 2H प्लस में, प्लस SO2 माइनस 4 सल्फेट में। जैसे एक और ले लेता हूँ मैं, मान लो कॉपर सल्फेट ले लिया मैंने, कॉपर है सल्फेट, इससे मैंने धारा गुजारी तो ये बदल गया आपका 2 कॉपर, और ये हो जाता है, इसके अंदर दो प्लस आयन होते हैं, प्लस में SO2 माइनस ऊपर हो गया। तो इस प्रकार से ये क्रिया बदल जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर सल्फेट से मैंने गुजारा तो इलेक्ट्रोलाइट किस में टूट गया, अपने अपने आयन के अंदर टूट गया, अपने अपने अवयवों के अंदर विभक्त हो गया। कॉपर अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया, कॉपर अलग हो गया, सल्फेट, वहाँ हाइड्रोजन अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया। इस क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं,
इस क्रिया को हम रासायनिक क्रिया बोलते हैं और रासायनिक क्रिया के अंदर हम इस क्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। इस प्रकार की जब क्रिया होती है तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। जब विलय के अंदर धारा को गुजारा जाता है तो वह आयन में विभक्त हो जाता है और इस आयन के माध्यम से ही उसके अंदर आवेश का प्रवाह होता है, ठीक है ना। इन आयनों की वजह से उनके अंदर धारा, जो द्रव है या सेल है, उसके अंदर क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इस क्रिया को पूरा समझना है तो एक बार फिर मेरे पास साथ आना पड़ेगा। और कैसे कैसे होता है देखो, या मौखिक रूप से समझा दूं, आपसे पूछा जाएगा। देखो समझ लो इस बात को, ठीक है ना। 5 मिनट लगेंगे, तैयार हो जाऊं मैं, एक बार रुक जाओ, ठीक है ना। खतरनाक है, आप भी तैयार हो जाओ और इधर कंसंट्रेशन आपका पूरा दिमाग मेरी बातें सुनने में और देखने में होना चाहिए। क्या हुआ देखो, हाइड्रोजन ये टूटा, अब ये हाइड्रोजन है, ये सल्फेट है, अब ये तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मानो H2SO4 तो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, टूट टूट के ये हाइड्रोजन बन रहा है, इसे सल्फेट बन रहा है, लेकिन ये खत्म नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो इसके पास क्या है, पॉजिटिव आयन है। किसका, ये क्या है, पॉजिटिव। ये किसके पास जाएगा, ये नेगेटिव के पास जाएगा। नेगेटिव के पास जाते ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव के पास जाते ही ये क्या कर देगा, अपनी पॉजिटिव आवेश है नेगेटिव को दे देगा। नेगेटिव, इससे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो आया था उसको ले लेगा कुछ, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, इसने ग्रहण कर लिया। हाइड्रोजन ने इसके पास जाते ही क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। क्योंकि आयन का मतलब क्या है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जिसने ताक दिया। नॉर्मल एटम था, नॉर्मल एटम जानते हो आप, नॉर्मल एटम होता है मान लो, तो उस पर क्या होता है, उदासीन। ये चीजें मैंने पहले पढ़ाई है, इसीलिए तो नॉर्मल जो वो है परमाणु आवेश जो होता है उसमें कुछ नहीं होता, उदासीन होता है। लेकिन जिस जैसे ही उस तत्व ने, उसे एटम के तत्व ने क्या ताका, उस तत्व के एटम ने क्या ताका, परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। इलेक्ट्रॉन को त्यागते ही उसमें कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन किसी ने ग्रहण कर लिया तो उसमें क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो वही तो बात है यहाँ पे, वही तो समझना है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, हाइड्रोजन त्याग दिया इलेक्ट्रॉन को। अब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, कम है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सल्फेट के पास क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, ग्रहण करते ही उसके पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव, अपना पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव ये दोनों क्या होने चाहेंगे, वापस उदासीन होने चाहेंगे। तो पॉजिटिव किधर भागेगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भागता है जी, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा होगा कि धन आवेश ऋण आवेश को आकर्षित करता है, ऋण आवेश धन आवेश को, ठीक है ना, एक दूसरे को रिपील करते हैं, तो भागेगा ये। पॉजिटिव जैसे ही इसके पास भागा, इसके पास गया, इसके पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। नेगेटिव याद करो, क्योंकि इसके पास क्या है, आवेश है। कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है, तभी तो इसको क्या कहा गया, कैथोड कहा गया है, ठीक है। तो ऋण आवेश क्या दे देगा इसको, यानी ऋण आवेश तब दे पाएगा ना जब इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस निकलती है, आप देखते होंगे ना, बैटरी को जब भी हम क्या लेते हैं, करंट का उसके अंदर प्रवाह करते हैं, यानी आप चार्ज देते हो, उसको करंट देते हो, तो वो क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। याद करेंगे आगे बैटरी में, ठीक है ना। सल्फेट क्या था, इसके पास क्या था, नेगेटिव था। ये पॉजिटिव के पास आया, इसने क्या किया, पॉजिटिव वाले को, इलेक्ट्रॉन को दे दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन दिया तो ये वापस किसके साथ अभिक्रिया करेगा, जल के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया करेगा। और जल के साथ वापस जैसे ही ये अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बना लेगा, वापस H2SO4 बन जाएगा। ये तो हाइड्रोजन गैस बन के हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम तो हो गया। लेकिन ये SO4 जो है, ये क्या करेगा, दोबारा इलेक्ट्रॉन जो है उनको, और इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो फालतू थे उनको त्याग देगा और वापस जल के साथ अभिक्रिया करेगा। यानी वापस जल के साथ अभिक्रिया कैसे करेगा, जैसे आपका 2H2O है, ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बना देगा, 2H2SO4, SO4 प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज कर देगा। दोबारा की बात बता रहा हूँ ये, ठीक है ना, दोबारा की। ये पूरा प्रोसेस था इलेक्ट्रोलाइसिस का, जिसको आसानी और तरीके से और गहरा समझने के लिए तो फिर एक बोर्ड और भरना पड़ेगा हमें, ठीक है, तब समझ में आएगी। नहीं समझ में आया क्या, जब प्रवाह होगा इलेक्ट्रॉन का तो आपको पता है पॉजिटिव है इधर का आएगा और इसको क्या दे देगा, इससे एक क्या ले लेगा, पॉजिटिव है इसके ऊपर, तो ये
अपने आप को क्या करेगा, बराबर होने, उदासीन करने की कोशिश। इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये किस में बदल जाएगा, हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा, और ये गैस बाहर निकल जाएगी। SO4 क्या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव की ओर जाएगा, और ये क्या करेगा, इससे पॉजिटिव आवेश लेके, इस रोड के साथ क्या करेगा, आवेश लेके ये क्या उदासीन हो जाएगा, और उदासीन होके ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकलेगी। आपसे पूछ ले पॉजिटिव सिरे से कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन, और आपसे नेगेटिव से पूछे तो कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन। ठीक है, आगे याद करेंगे ना उसको। और इस प्रकार से दोबारा अभिक्रिया करके यहाँ H2SO4 बना लेगा। कौन, जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फेट क्या कर लेता है, लिखा नहीं क्या मैंने, सल्फेट, ठीक है ना, 2H2O प्लस SO4, ठीक है ना। ये क्या करेगा, दोबारा अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, जल के साथ अभिक्रिया करके वापस सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर लेगा, और ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो यहाँ हो रहा है आपका, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन। सारी बातें आगे पढ़नी पड़ेगी आपको। क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। लिखें क्या, इस बात को लिखें क्या, जो बताई है वैसे लिखें क्या। चलो मैं ये PDF डाल दूंगा आपके, ठीक है ना, PDF डाल, अगर आप समझ गए तो इसको PDF के माध्यम से मैं डाल दूंगा आपके वहाँ पे, किसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया आप समझ गए, और PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, पूरा पूरा लिखा मिल जाए, एक एक बात, हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, SO4 कहाँ जा रहा है, हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, ठीक है ना, सब बातें, कौन सी गैस कहाँ से रिलीज होती है, कौन किसके पास जाता है, कौन किसके पास जाता है, सारी बातें आपको बता दी जाएगी। कहाँ बता दी जाएगी, आगे वाले चैप्टर, वो टेलीग्राम पे। ठीक है, कहाँ बताई जाएगी, टेलीग्राम वाले चैनल पे बताई जाएगी आपको। ठीक है, अगर अपने को पढ़ना है सेल, आगे हम क्या करेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम सेल के बारे में मान लो पढ़ना चाहें, तो उससे पहले हमें कुछ बातें और समझनी पड़ेगी, उसके बाद हम सेल समझ पाएंगे। क्या, आयनीकरण समझ लिया क्या, ठीक है, समझ लो। आयनोजाइज, आयनोजिनेशन, ये क्या है जी, वही सेम है। ये बातें बार बार आपको समझाई जाती है भी, जब क्या किया जाता है, कोई पदार्थ है, ये बात समझनी पड़ेगी आपको, पदार्थ के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर विद्युत का प्रवाह करवा जाता है। ये बात पूरी की पूरी वही है, विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, धारा का प्रवाह किया जाता है। तो पदार्थ के अव्यय अपने आयन में विभक्त हो जाते हैं। इस क्रिया को आयनीकरण कहते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइट से कुछ गुजारा, क्या गुजारा, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मैंने बताया था आपको, क्या था, H2SO4 था, मान लो आपके पास क्या था, H2SO4 था, ठीक है ना। जैसे ही आपने लाइट गुजारी तो ये क्या होगा, H2 अलग हो जाएगा, ठीक है ना, और SO4 जो अलग हो जाएगा, तो 2H ये अलग हो जाएगा, किसके रूप में हो जाएगा, ठीक है। इस पे कौन सा आयन आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पे क्या आया था, माइनस, नेगेटिव। तो यही तो है, यानी दोनों अलग अलग टूट जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाएंगे। ये क्या है, इस पे चार्ज है, यानी कोई परमाणु पे चार्ज है, तो उसको ही तो आयन कहते हैं।
क्या कहते हैं उसको, आयन कहते हैं। यानी कोई एक परमाणु है और उसके ऊपर कोई चार्ज है, क्योंकि परमाणु साधारणतः सामान्यतः वो नॉर्मल जो नेचुरल क्या होता है, उदासीन होता है। अगर उस पर चार्ज है, कोई चार्ज है, जैसे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्लोरीन सोडियम, सोडियम क्लोराइड आपका उसके अंदर है, यानी कोई चार्ज आ जाए इसके ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, अणु हो या अणु या परमाणु के ऊपर कोई चार्ज है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव। तो कितने प्रकार के हो सकते हैं आयन, विभक्त हो जाते हैं, ये इसमें विभक्त हो गया, इसी बात को आयनीकरण कहते हैं। ठीक है, विभक्त हो गया, तो ये कौन सा आयन है, धन आयन है। ठीक है ना, ये याद रखने वाली बात है, धन आयन को क्या कहा जाता है, कैटायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैटायन। ठीक है ना, और ये कौन सा आयन है, तो ऋण आयन है। ये समझाया मैंने उदाहरण देके। तो ये क्या है, एनायन है। यानी धन आयन पे क्या होगा, चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ऋण आयन पे नेगेटिव चार्ज होगा। ये दो प्रकार के आयन होते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। या इसको थोड़ी इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, इस बात को, दो प्रकार के आयन हो गए, आपको पता चल गया। धन आयन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पॉजिटिव जो आयन है, ठीक है, यानी इसको हम कैटायन बोलते हैं। और कैटायन किसकी ओर जाते हैं, तो कैटायन कैथोड की ओर जाते हैं। मैंने बताया होगा आपको, कैथोड की ओर जाते हैं, गति करते हैं, करने वाले आयन को धन आयन कहा जाता है। दूसरा देखो, एक कौन सा आयन अपने पास, नेगेटिव आयन है। कौन सा आयन है, नेगेटिव, यानी एनायन है। एनायन है, यानी कैथोड और एनोड की ओर, यानी पॉजिटिव टर्मिनल था ना उसकी ओर, एनोड की ओर गति करने वाले आयन को एनायन कहा जाता है। दो बातें ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। यानी एक सिरा ये है बैटरी का, और एक ये, समझने के लिए इस बात को, ये कौन सा है जी, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इस पे कौन सा है, नेगेटिव है। ये क्या है, तो फिर कैथोड है, और ये क्या है, एनोड है। ठीक है ना, तो धन आयन यानी पॉजिटिव चार्ज रखते हैं जो, वो क्या है, धन आयन है। तो धन आयन किधर जाएंगे बताओ आप, धन आयन कैथोड की ओर जाएंगे। किसकी ओर गति करेंगे, कैथोड की ओर। आप बताओ, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, यानी नेगेटिव आयन जो है, वो किसकी ओर गति करेंगे, तो आप कहोगे जी ये तो पॉजिटिव की ओर आकर्षित होंगे, तो इधर भागेंगे। ठीक है ना, इधर भागेंगे। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, मैसेज आया यार। आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं भैया, क्या करें भैया, बहुत मैसेज भेजते हो आप, है ना। कैथोड, क्लियर है, यानी जो कैथोड की ओर भागेंगे, क्योंकि पॉजिटिव आयन नेगेटिव की ओर भागते हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव की ओर। ये समझना है, आसान से समझ पाओगे आप, आसानी चीज़ों को आसान बनाती है। ठीक है ना, तो ऋण आयन कैटायन इसको बोलते हैं। ठीक है ना, और इन पे कौन सा आवेश होता है, ये बात यहाँ लिख लो चलो। इन पर इन पर कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव। इन पर धन आवेश होता है, धन आवेश होता है। और इस पर कौन सा होता है, ऋण आयन पर ऋण आवेश होता है। इतनी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके आगे आप वोल्टामीटर पढ़ लिया आपने, ठीक है ना। वोल्टामीटर के बाद आप पढ़ लो परमाणु भार, आपको पता ही है, ठीक है ना। परमाणु भार आपको पता ही है, मैंने पहले बता ही दिया, क्योंकि यहाँ काम आएगा आपको। परमाणु भार यानी उस परमाणु के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु भार, या एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। क्लियर है। एक आपको संयोजकता काम आएगी, संयोजकता, संयोजकता यानी वैलेंसी काम आने वाली है। वैलेंसी क्या होती है, ठीक है ना। वैलेंसी यानी परमाणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्यागने की क्षमता जो है,
कितने इलेक्ट्रॉन, पीछे बता दिया था मैंने शायद, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है कोई परमाणु, उसको उसको वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 और 16 है, यानी परमाणु भार किसका है? इसका। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? 16, यानी 8 प्रोटॉन है, 8 है न्यूट्रॉन है, 16। तो इसको क्या बोल दिया? परमाणु भार बोलते हैं इसको, परमाणु भार बोलते हैं। पीछे समझाया है मैंने, ठीक है ना। और ये 8 क्या है? तो ये प्रोटोनों की संख्या है, ठीक है ना। किसकी संख्या? प्रोटोन की संख्या है। तो इसको क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया भी है, भार सर पे उठाते हैं। गजमन पानी लेने गई तो भार कहाँ था उसका? उसका भार था जी सर पे, टोकनी सर पे, है ना। तो ये था। तो ये क्या है? ऑक्सीजन है। अब इसकी वैलेंसी क्या है आपसे पूछे तो वैलेंसी क्या है? तो आप बताओ। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इसके पास कितने? इतने हैं। तो इतने ही इसके पास क्या? इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो पहले में कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। दूसरे में कितने आ जाएंगे? 8 आने चाहिए, लेकिन इसके पास है ही 8। इसके पास कितने है ही 8। तो इसके पास बाहर वाले में कितने हो गए? तो आप कहोगे जी इसके अंदर तो बाहर वाले में तो इसके पास सही हुए। तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है क्या? या 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्या इसके अंदर? हाँ जी, बाहर वाले में आ सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? 2 इसकी वैलेंसी हो गई। यानी आपसे पूछे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, तो आप कहोगे 2 है। संयोजकता कितनी है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता या त्यागने की क्षमता को वैलेंसी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें भी आपके काम आएगी। देखो अब काम आएगी कब का? केमिकल इक्विवेलेंस, यानी रासायनिक तुल्यांक। रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, ये बात भी समझनी है आपको। केमिकल इक्विवेलेंस यानी सीई, ठीक है ना। क्या होता है? यानी अगर आप परमाणु भार को, ठीक है, परमाणु भार को किससे भाग दे दो संयोजकता से, तो उस इलेक्ट्रोलाइट का क्या आ जाता है, या उस तत्व का रासायनिक तुल्यांक आ जाता है। जैसे परमाणु भार को किससे भाग करना है? संयोजकता से। संयोजकता वैलेंसी से भाग करना है। एटॉमिक मास को वैलेंसी से भाग करोगे तो उसका क्या आ जाएगा? रासायनिक तुल्यांक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रासायनिक तुल्यांक आ जाएगा। तो हो जाएगा ना। देखो कितना है। जैसे ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन 8 है जी, 16 है, ठीक है। अगर आप कॉपर का बताओ, कॉपर का कितना है? ठीक है ना, कॉपर का आपका होता है हम्म, इसका परमाणु भार कितना होता है? 63। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है ना। और इसका परमाणु भार कितना होता है? सर दुखने लग गया भाई। तीसरी दूसरी 30 से 3-4 घंटे हो गए पढ़ाते हुए ना, और ये लाइट मत्थे पे लगती है। इसकी वैलेंसी कितनी है? तो आप कहोगे जी इसका परमाणु भार तो 16 है, और कितना होता है इसका? 63, ठीक है ना। और इसके वैलेंसी कितनी है? संयोजकता इसकी कितनी है? वैलेंसी, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है? इसकी 2 है, ठीक है ना। दोनों की वैलेंसी 2 है। यानी इसकी आपसे पूछे मान लो, ठीक है, इसका जो है रासायनिक तुल्यांक कितना है, तो आप कहोगे जी परमाणु भार बटे में वैलेंसी, यानी इसका कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। कॉपर है तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। तो आप कहोगे जी 63/2। तो आप कहोगे जी 3 बच गया। कितना? 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 31.5। उसी प्रकार आपसे पूछ ले चांदी की कितनी है, सिल्वर की कितनी है? ए जी ओ जी, चांदी को कहते हैं ए जी। चांदी के झुमके ला दो, हैं झुमके तो सोने के होते हैं। इसकी कितनी होती है? 108 होती है। इसकी वैलेंसी 1 होती है। तो इसका रासायनिक तुल्यांक कितना है? 108 है, ठीक है। नॉर्मल सी चीजें इसलिए स्पीड से चल रहे हैं, 108 है, ठीक है। तो इतना याद करना है। रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? रासायनिक तुल्यांक परमाणु भार को जब संयोजकता से भाग दिया जाता है तो वो किस आता है? केमिकल इक्विवेलेंट के बराबर आ जाता है, यानी वो आपके रासायनिक तुल्यांक के बराबर आ जाता है। बस इतना याद करना है। लेकिन आपको याद जो मेन चीज करनी है ना, वो करनी है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। वो तो रासायनिक तुल्यांक था, यहाँ पर क्या होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। ई
सी ई से लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है ना। और इसका जो चिन्ह है वो क्या है जी, चिन्ह है, ये काम आएगा, देखो आज फैराडे का नियम करोगे ना, अगली क्लास में ये हो पाएगा। इसका चिन्ह क्या है, इसको जेड से लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं हम, जेड से लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, जेड से लिखते हैं, ठीक है। और इसकी इकाई क्या है जी, इकाई है इसकी ग्राम प्रति कुलाम, ग्राम प्रति कुलाम, याद रखना। कैसे आया जी, देखो आपने ये फार्मूला देखा होगा, फैराडे के पहले नियम के अनुसार जेड बराबर क्या होता है, सॉरी चलो छोड़ दो एक बार इसको, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे यार। ग्राम पर क्या होता है, कुलाम होता है, ग्राम पर क्या होता है, कुलाम होता है, ग्राम पर कुलाम, यानी कि वो क्षमता जब किसी इलेक्ट्रो लाइट से, वही सारा सोचा है, रासायनिक प्रभाव तो उस पे ये इलेक्ट्रोलाइट से विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, धारा का प्रवाह होता है, तो उससे मुक्त या संयुक्त द्रव्यमान ही ई सी ई, ये वो नहीं है इलेक्ट्रॉन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, वो नहीं है, ई सी ही ई सी होता है, नॉर्मल पढ़ने के लिए, ये नॉर्मल पढ़ने के लिए। इलेक्ट्रो लाइट से, समझेंगे इस बात को, इलेक्ट्रोलाइट से प्रति कुलाम जितना द्रव्यमान पदार्थ से मुक्त या संयुक्त होता है, उसे उस पदार्थ का जेड कहते हैं। दोनों जगह एक ही बात है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया ये समझाने के लिए, बाकी बार बार पढ़ोगे कोई चीज समझ में आ जाएगी ना। जेड किसका साइन है, इसका साइन है, यानी क्या है ये, आप कहोगे जी प्रति ग्राम कुलाम, मैंने कोई धारा है, मेरे पास धारा थी, ये मेरे पास कोई पदार्थ है, मान लो पानी है, उससे मैंने धारा गुजारनी सर, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मैंने दो इलेक्ट्रोड लगाए, इलेक्ट्रोड लगाने के बाद उससे धारा प्रवाहित करना शुरू किया, जैसे ही मैंने प्रवाहित करना शुरू किया तो मैंने पीछे बताया भी हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है वहां से, ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है, तो वो द्रव्यमान, यानी ऑक्सीजन कहीं बाहर गैस बन के निकल रहा है तो उसका द्रव्यमान घट रहा है या नहीं घट रहा, हाइड्रोजन अगर मुक्त हो रहा है तो घट रहा है या नहीं घट रहा, तो आप कहोगे जी घट रहा है, चार्जिंग करते हैं तो घट रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो द्रव्यमान कितना मुक्त हुआ, यानी प्रति कूलाम, यानी जितना आवेश क्या होता है, प्रति कूलाम जितना हुआ, प्रति कूलाम का मतलब आपने क्या किया, एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश को जब आप किसी मतलब धारा से प्रभावित करवाते हो प्रति सेकंड, तो उसको तो हम करंट कहते हैं, याद है क्या, करंट किसको कहते हैं, ये बात तो आगे फैराडे के नियम में पढ़ लेंगे हम, ठीक है ना। यानी जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट से गुजारते हो तो उसका कितना तो द्रव्यमान यानी मुक्त हुआ, उसका कितना द्रव्यमान घट गया और कितना द्रव्यमान उस पर चिपक गया, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं आप, ठीक है, धातु का शुद्धिकरण करते हैं आप, जैसे आपने चांदी लगाई एक तरफ शुद्ध अशुद्ध प्लेट लगाई, जैसे जैसे करते हैं हम चांदी अपने आप अलग हो जाती है, या सोने के ऊपर, चांदी के ऊपर सोने की परत चढ़ानी है अपने को, सुनार चढ़ाते हैं ना जैसे, तो वो क्या है, कितना द्रव्यमान वहां जा रहा है उसका, उस पे कितना द्रव्यमान चिपक रहा है, पदार्थ चिपकेगा, पदार्थ का क्या होता है, द्रव्यमान होता है, तो वो द्रव्य कितना पदार्थ चिपक रहा है, एक कुलाम आवेश को बहाने से कितना पदार्थ चिपक रहा है, यानी उसका चपक चिपक रहा है उधर से, या उसको एक कितना रिलीज कर रहा है, एक कितना मुक्त कर रहा है, एक कितना चिपका रहा है अपने संयुक्त कर रहा है, उस पदार्थ के प्रति ग्राम, ये कुलाम यानी एक कुलाम आवेश से अगर 1 ग्राम मुक्त होता है तो उसकी क्या होती है, ई सी ई यानी
जो आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 ग्राम प्रति कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, ये बात मैंने बताई। मैं फिर बता देता हूँ। अगर कोई आपके पास पदार्थ है, ठीक है, समझना है इस बात को, ये पदार्थ है और आपके पास एक ये पदार्थ है, ठीक है ना, दो पदार्थ है। अब इधर मैंने सोना लगाया, ठीक है ना, और इधर मैंने चांदी लगाई। अब बताओ, ठीक है, चांदी लगाई मान लो, और सोने पे मैं, चांदी पे मेरे को क्या करनी है, सोने की परत चढ़ानी है। क्या करनी है, सोने की परत चढ़ानी, यानी इसके ऊपर मेरे को क्या चढ़ानी है, परत चढ़ानी है, और इसको सोना दिखाना है। ठीक है, मान लो, क्लियर है। इसको इलेक्ट्रोलाइट में रखूंगा मैं, ठीक है, और सोने से सोना टूट टूट के आना शुरू हो जाएगा। सोना टूट के इधर जाएगा, सोना टूट के इधर जाएगा, सोना टूट के इधर जाएगा, तभी तो चांदी पे परत चढ़ेगी। यानी ये प्रति ग्राम, अगर मैंने 1 ग्राम सोना टूटता है और मैंने कितना आवेश पे, 1 कूलाम आवेश पे, तो उसका इक्विवेलेंट क्या हुआ, 1 ग्राम प्रति कूलाम हो गया। ठीक है ना, यानी ये तो कह रहा है, यानी इस सोना कितना मुक्त हुआ चांदी के लिए। ठीक है ना, कितना मुक्त हुआ, ये चांदी से कितना संयुक्त हुआ, एक से मुक्त होगा दूसरे से संयुक्त होगा। तो उसी बात को क्या होते हैं, उसी बात को हम क्या कहते हैं, ई सी ई कहते हैं। ये फैराडे का नियम में बहुत समझ में आएगा नहीं, अगर ये कुछ समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यानी आप लिख लो, 1 कूलाम आवेश इकाई, इस बात को और आसान बनाते हैं, इकाई कूलाम, 1 कूलाम आवेश को किसी पदार्थ से, किसी पदार्थ से किसी पदार्थ से मुक्त हुआ, मुक्त हुआ द्रव्यमान उस पदार्थ का, बस इससे आसान और क्या बने, पदार्थ का जड़ कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुलनांक कहलाता है। ठीक है ना, यानी इसका प्रयोग हम जब करेंगे तो ये तो है, मेरी रात की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की ट्यून लगा रखी है भाई मैंने मोबाइल पे, रिंगटोन, इलेक्ट्रोलाइट। अरे इलेक्ट्रोलाइट, हेलो, हाँ भाई, कब जाना है? हाँ? 3 3 गाड़ी में मतलब? अच्छा, तुम कौन सी में जाओगे, उसमें मैं जाऊंगा यार, फिर कोटा में मैं जाऊंगा। ठीक है, लिखो यार, इलेक्ट्रो, ठीक, क्या बता रहा था मैं, द्रव्यमान उस पदार्थ के जड़ कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कितना, इलेक्ट्रोलाइट से मैंने कितना गुजारा, आवेश गुजारा, तो इस पदार्थ से इस पदार्थ पे कौन कितनी चांदी, सोना कितना चमक चिपक रहा है। यानी एक आवेश सोना से मैं जब आवेश गुजारता हूँ तो वो कितना सोने को मुक्त करता है, और चांदी कितना अपने साथ सोने को चिपकाती है। ठीक है ना, तो उस पदार्थ, यानी 1 कूलाम आवेश से अगर 1 ग्राम सोना निकल रहा है और चांदी को चिपक रहा है, तो उस सोने का ई सी कितना है, मान लो सोने का ई सी कितना है, अलग अलग होता है इसका, मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। यानी 1 ग्राम, ठीक है ना, तो 1 ग्राम प्रति कुलाम चिपके तो उसका कितना होगा, 1 ग्राम प्रति कुलाम, उसका क्या हो जाएगा, जेड की मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें आगे समझनी है, अभी तक तो ई सी ई के बारे में बताया मैंने। ठीक है ना, तो वही चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट के अंदर काम आएगी, जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे आप, जब काम आएगी, इलेक्ट्रो मुद्रण जब हम करेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रो टाइपिंग करेंगे तब काम आएगी। रासायनिक ये चीज़ें आपके कब आएगी, सेल के अंदर भी काम आएगी आपके भी, कितना मतलब धीरे धीरे कैसे कैसे डिस्चार्ज होगा आपका सेल, कैसे कैसे चार्ज होगा सेल, ये चीज़ें सारी काम आएगी। तो ई सी याद रखना, जेड क्या होता है, जेड वही होता है, यानी जितना पदार्थ आवेश को लाने से वो अपना रिलीज कर देता है। ठीक है ना,
मुक्त कर देता है और कितना चिपकाता है, उस बात को हम क्या कहते हैं, ईसीई कहते हैं, प्रति कुलाम पे लिया जाता है इसको, ठीक है ना। जेड बराबर आई टी करेंगे आप, आई टी क्या होता है आपको पता ही है, वो चीज़ें हम बाद में समझेंगे, ठीक है ना। सारी चीज़ें हम करेंगे, आई टी वाई टी सब कर देंगे। क्लियर आज इतना ही, ठीक है। क्लास फिर 1 घंटे 4 मिनट की हो गई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, और इसको जितनी ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा कमेंट करके बताएं भी एक एक चीज़ आपको, छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि ये चीज़ें समझने के बाद ही हमें रासायनिक तुल्यांक वगैरह सारा कुछ समझने के बाद सेल समझ में आएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ में आएगी, इलेक्ट्रो टाइपिंग समझ में आएगी, शुद्धिकरण समझ में आएगा, धातु को किस प्रकार से निकालते हैं, यही तो शुद्धिकरण है। मतलब इधर से सोना गया जाएगा, उधर सोना जाएगा, इधर से आलू डालोगे उधर सोना निकलेगा, इधर से सोना डालोगे, ठीक है ना, उधर से आलू निकल जाएगा, ऐसा ही होगा कुछ, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, भगवान आपका भला करे, जल्दी से जल्दी आपको नौकरी मिले, जय हिंद।